आज हम पढ़ने वाले हैं जीवों में पुष्पीय पादपों में जनन के बारे में। पुष्पीय पादपों के जनन में हम क्या क्या पढ़ेंगे? जब भी मैं पुष्पीय पादप कहता हूं तो यहां पर एक बात सीधी सी आ जाती है कि हम एंजियोस्पर्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? एंजियोस्पर्म के बारे में। तो ये लाइन आप यहीं पर लिख के रखिए कि पुष्पीय पादप का सीधा सा मतलब ये आ गया कि ये पादपों का उस ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, इसे हम कहते हैं आवृत्तबीजी पादप, है ना, या आवृत्तबीजी पादप जिसे हम कहते हैं। इनमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इनमें हम सबसे पहले फ्लावर को पढ़ेंगे कि पुष्प क्या चीज है, उसके पास क्या क्या होता है, हम पुष्प को पढ़ेंगे। फिर पुष्प के अंदर जो नर वाले भाग हैं वो कौन से हैं, मादा वाले भाग कौन से हैं वो पढ़ेंगे। फिर नर मादा करने के बाद फिर हम उसमें मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद हम इसे पढ़ेंगे और मादा युग्मकोद्भिद के बारे में बात करेंगे। ये आज हमारा काम है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हमें पढ़ना है सबसे पहला सिंपल पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे पहले फ्लावर के बारे में। हम पहले फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, पुष्प के बारे में कि पुष्प क्या चीज होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट, हम इसमें पढ़ने वाले हैं मेल गैमेटोफाइट, मतलब नर युग्मकोद्भिद, मेल गैमेटोफाइट मतलब नर युग्मकोद्भिद पढ़ने वाले हैं। तो ये दो टॉपिक को आज हम डिटेल करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने में दो तीन बातें नजर आती हैं। जब भी हमें पढ़ना है ये टॉपिक तो हमें किन किन चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो बेसिक टू मतलब एकदम फर्श से अर्श तक का टॉपिक हम पढ़ेंगे, नीचे से लेकर ऊपर तक, पहले बेसिक्स टू एकदम एडवांस। ठीक है, सबसे पहले चीज ये आती है कि जब हम किसी फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ एक विशेष प्रकार के जीवों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। आप इसे बहुत ध्यान से समझें इस बात को कि सिर्फ एंजियोस्पर्म ही वो प्रजाति है, वो पादपों का ग्रुप है जिसके पास पुष्प पाए जाते हैं, बाकी सबके पास में पुष्प नहीं पाए जाते। पहली बात हो गई ये। जब हम पुष्प के बारे में पढ़ते हैं तो पुष्प में तीन चार बातें नजर आती हैं। इसकी आकार की पढ़ना, इसकी शारीरिकी पढ़ना, अलग अलग संरचना है, इन सबको जब हम पढ़ते हैं तो पुष्प मतलब यहां पर आ गया, पुष्प मतलब हो गया पादपों का लैंगिक अंग। मतलब क्या आ गया यहां पर? लैंगिक अंग के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। मतलब जिसके पास पुष्प है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। तो पादप आवृत्तबीजियों में, पुष्पीय पादप आवृत्तबीजियों में लैंगिक जनन करता है, वो है हमारा पुष्प। पुष्पों के अध्ययन को, पुष्पों के बारे में पढ़ना, उन्हें उगाने के बारे में सोचना, उनकी खेती करना फ्लोरिकल्चर कहलाता है। ये टॉपिक भी आपको बहुत बेसिक तरीके से समझ में आ जाना चाहिए कि व्हाट इज फ्लोरिकल्चर। पौधों का अध्ययन करना, पौधों को उगाना, उसकी खेती करना फ्लोरिकल्चर कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमारे सामने एक पुष्प है, पुष्प के पास कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं हमें यह पता होना चाहिए। तो अभी हम नर और मादा दोनों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो ये डायग्राम रहने दो, सब बाजू में हम अपना डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, पहले उसको समझते हैं, फिर हम इस डायग्राम को समझने की कोशिश भी करेंगे। अगर हम एक पुष्प बनाते हैं तो पुष्प के पास में क्या क्या चीजें होती हैं, सबसे ध्यान से बेसिक से स्टार्ट करते हैं, तब हम डिटेल में जाएंगे। सबसे पहले किसी पुष्प के पास में जिस जगह को आप पकड़ते हैं वो एक डंठल होता है, नीचे एक आधार रहता है जिसे हम कहते हैं पुष्पाशन। पुष्पाशन का मतलब होता है थैलेमस। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ के रखिएगा, हम पुष्पाशन के हिस्से को थैलेमस कहते हैं। आपने देखा होगा गुलाब के नीचे नीचे हरा हरा एकदम डीपली बड़ा भाग जिसमें पूरा पुष्प आसन बनाकर रखा है, पुष्पाशन। लोटस में देखा होगा आपने गुड़हल में देखा होगा आपने, बाकी जितने भी पुष्प देखे सबके नीचे एक बेस होता है। एग्जाम्पल के लिए आप ये पौधा देखिए, इसका ये नीचे वाला आधार जो है ये पुष्पाशन है। पुष्पाशन के ऊपर की तरफ में यहां पर क्या होता है, ये पुष्पाशन वाला भाग इसी जगह पर यहां से ऐसा आगे बढ़ता है और इस तरह से ऐसा गोल भाग का निर्माण करता है और ये स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ में जाता है। सबसे अंदर की तरफ इसने एक विशेष संरचना का निर्माण कर रखा है, सबसे अंदर संरचना का निर्माण किया है और इस संरचना को हम तीन विभागों में बांटते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। सबसे ऊपर यह भाग है हमारा वर्तिका, इसे हम क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र शायद कहते हैं इसे, कि वर्तिका कहते हैं, इंग्लिश में वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है, हम इसे वर्तिकाग्र कहते हैं, मतलब इसे कहा जाता है स्टिग्मा। ठीक है, इसके नीचे की ये जो लाइन है ये, अच्छा उसका क्या कार्य है थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। वर्तिकाग्र ये हो गया वर्तिका, इसे हम कहते हैं स्टाइल, ये पॉइंट हो गया। इसके नीचे ये जो बड़ा सा फूला हुआ संरचना दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं
अंडाशय। हम इसे क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। अंडाशय वाले पॉइंट पे हमें ये पॉइंट समझ के रखना है कि ये क्या पॉइंट होगा, ठीक है। अंडाशय वाला पार्ट है, तो अंडाशय में हमें क्या क्या चीजें करनी है भाई? तो अंडाशय मीन्स हो गया ओवरी, ये पॉइंट हो गया। अंडाशय के भीतर अगर हम देखें तो अंडाशय वाले पार्ट में यहां पर ये ध्यान रखना कि एक विशेष प्रकार का यहां पर छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिसे हम कह सकते हैं ओव्यूल, बीजांड कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये संरचना जो छोटी छोटी दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं ओव्यूल, या हम इसे कहेंगे बीजांड कहते हैं इसे, ठीक है। ये पार्ट हो गया। इस जिस बीजांड जिस आसन में लगा हुआ रहता है उसे हम सब कुछ पढ़ेंगे, बाद में हम डिटेल करेंगे इसको। ये तीनों एक साथ मिलाकर बेटा एक साथ हम इन्हें कहते हैं स्त्री केसर, ठीक है। स्त्री केसर, या इंग्लिश में इसे हम लोग पढ़ें तो ये होता है कार्पल्स या पिस्टल। कार्पल्स पिस्टल दोनों वर्ड एक ही है, कार्पल्स पिस्टल। इन ये एक हैं, अगर ये एक है तो ठीक बात है, स्त्री केसर एक है। अब ऐसा पुष्पों में बहुत सारे हो सकते हैं, तो इनका पूरा बंच, इनका पूरा गुच्छा, बंच बोल सकते हैं यहां पर, गुच्छा पूरा का पूरा एक साथ जब हम इसे देखते हैं तो हम उसे कहते हैं गायनोशियम, ठीक है। मतलब इसे कहा जाता है जायांग, ये पॉइंट ध्यान पे रखिएगा। तो इनका गुच्छा एक है, तो स्त्री केसर बहुत सारे जब बनते हैं तो हम उन्हें जायांग कहते हैं। ये हो गई मादा की बात, ठीक है। मादा के जस्ट बाजू में इसी निचले हिस्से से ऐसा निकला हुआ दो चार संरचनाएं होती हैं। मैं दो ही बनाऊंगा, इधर हैं तो उधर भी रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपको पता है, बेसिक पढ़ लेते हैं। एक भाग संरचना निकाला रहता है जो सामने की तरफ ऊपर फूला हुआ रहेगा और नीचे डंठल बनाकर रखा हुआ है। जो ऊपर वाली संरचना है इसे हम कहते हैं भाई, ये वाला पार्ट है परागकोश, ठीक है। इसे हम कहते हैं परागकोश, ठीक है। इसे कहा जाता है एंथर, ठीक है। ये सॉरी मतलब ये जो है परागकोश हो गया, ठीक है। और इसके बाद इसके नीचे जो डंडी दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं फिलामेंट, फिलामेंट या तंतु कहते हैं हम इसको। फिलामेंट और क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। तो ये हो गया परागकोश और ये हो गया फिलामेंट तंतु। ये दोनों मिलाकर एक साथ जो है, ये दोनों को एक साथ अगर मिला दिया जाए, अच्छा ये जो जायांग है ये मादा जननांग है, ये फीमेल स्ट्रक्चर है, फीमेल वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। इन्होंने फीमेल संरचना, पुष्पों में फीमेल संरचना ये सब हो सकती है। मादा में जब नर में आते हैं तो परागकोश और फिलामेंट हो गया। ये बनाते हैं यहां पर एंथर। क्या बनाते हैं यहां पर? एंथर। एंथर का मतलब होता है पुंकेसर बनाते हैं ये, और पुंकेसर में परागकोश के अंदर परागकण होंगे, फिलामेंट हो गया। वैसे ही अब पुंकेसर एक है, इसका भी पूरा बंच बन गया, गुच्छा हो गया। मतलब एक है तो पुंकेसर, बहुत सारे हैं तो हम इन्हें कहते हैं बेटा एंड्रोशियम, ठीक है। मतलब इसे हम कहते हैं पुमंग। तो ये हो गया पुमंग, वो हो गया जायांग। बहुत जरूरी पार्ट है, ये बातें हो गई। इसके अलावा अब इसके बाहर, तो सबसे अंदर है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसका नाम है जायांग, फिर उसके बाहर है एंड्रोशियम पुमंग। इसके बाहर अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, जैसे मान लेते हैं पंखुड़ी जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये ठीक है, ऐसी संरचनाएं दिखाई देंगी आपको। पंखुड़ियां जो आप पोषण देखते हैं तो सभी लोगों ने देखा होगा। इन सब भागों को हम कहते हैं, ये जो भाग है इसे हम कहते हैं दल। क्या कहते हैं? दल। इंग्लिश में कहा जाएगा तो इसे कहा जाता है बेटा पेटल्स। क्या कहा जाता है? पेटल्स कहा जाता है। इसके अलावा अब नीचे की तरफ में थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर एक ऐसा निकला हुआ रहता है, सबसे आखिरी में नीचे की तरफ, ऐसा आपने देखा होगा, गुलाब में देखा होगा, गुड़हल में देखा होगा, एक नीचे स्ट्रक्चर एक निकला रहता है, सबसे बाहर वाला संरचना है, इसे हम कहते हैं सेपल। इसे हम कहते हैं सेपल। अब सेपल क्या चीज है भाई? तो सेपल जो चीज है उसे हम कहते हैं बेटा बाह्य दल। क्या कहते हैं हम इसे? बाह्य दल। ये वही भाग है, जब आपने गुलाब को पहली बार खिलते हुए देखा होगा ना, तो गुलाब पहले एक चीज से ढका हुआ रहता है, आपने देखा होगा, हरा हरा भाग। बाद में जैसे गुलाब खिलता जाता है ना, वो ढका हुआ भाग ऐसे फैलते जाता है, तो दो इस तरफ आया और इधर उधर भी चला जाएगा। ऐसी गेंदा में भी होता है, ऐसे गुड़हल में भी होता है। सबसे पहले फूल का जो लाल वाला भाग है ना, वो ढका हुआ रहता है। जिस चीज से वो ढका हुआ रहेगा उसे अपन बाह्य दल कहते हैं। फिर जब वो खिलने लग जाता है तो ये दल निकलता है। दल के अंदर देखेंगे तो आपको कुछ ऐसी संरचना परागकोश और फिलामेंट वाला नर वाला भाग दिखाई देगा, और बाकी बीचों बीच जो संरचनाएं दिखाई दे रही है वो मादा वाला भाग है। आइए अब मेन डायग्राम पे आते हैं। ये डायग्राम जरूर याद रखिएगा, हमारे पास ये डायग्राम है।
अब इस डायग्राम को थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्लियर कर लेते हैं। बीचों बीच जो संरचना है बेटा ये अंडाशय है, अंडाशय के बीच वाला ये भाग ये वर्तिका है, ये हो गया वर्तिकाग्र। तीनों मिलाकर एक साथ, ये तीनों मिलाकर एक साथ बनाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर FRS। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम एक कंडीशन पे सबसे पहले हम कहते हैं स्त्री केसर, और स्त्री केसर का बंच जो है, गुच्छा जो है, वो आगे जाकर बन जाता है जायांग। क्या बन जाता है? जायांग बन जाता है। बहुत बढ़िया। इसके बाद आया, अब इनके पास में ये संरचनाएं हैं, तो ये हो गया हमारा तंतु, ये हो गया हमारा परागकोश, ये क्या हो गया हमारा परागकोश। इन दोनों को एक साथ मिला दें तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं क्या? ये बनाते हैं पुंकेसर, और पुंकेसर आगे जाकर इसका जो गुच्छा है वो जाकर क्या बनाएगा? पुमंग बनाता है, मतलब एंड्रोशियम बनाता है, पुमंग। ठीक है। फिर बचाओ पंखुड़ी, तो ये जो दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर जो है वो पंखुड़ी है। इसने गलत टिक कर दिया है, ये यहां तक ही पंखुड़ी है, ये परागकोश हो गया। ये जो लाल लाल दिखाई दे रहा है ये पंखुड़ी है। ठीक है। और नीचे वाला पोषण, पंखुड़ी को हम लोग दल भी कहते हैं, ये दल है, और ये जो बाहर ऐसा लटका हुआ है ये बाह्य दल है। तो चार संरचनाएं हैं। बाहर से अंदर की तरफ में देखेंगे तो सबसे पहले कौन दिखाई दे रहा है? सेपल दिखाई दे रहा है। फिर कौन आया? पेटल दिखाई दिया। फिर कौन आया? एंड्रोशियम। फिर कौन आया? गाइनोशियम। तो ये स्पाग जरूर याद रखना कि सबसे पहले बाह्य दल बेटा बाहर की तरफ में, फिर आया दूसरा दल पंखुड़ी, फिर तीसरा पार्ट आया पुंकेसर, फिर चौथा पार्ट आया स्त्री केसर। इस तरह से बाहर से अंदर की लाइनें जरूर पढ़ के रखिएगा, आपको बहुत काम आएंगी। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या है? पुष्प का एक स्ट्रक्चर है। पुष्प जो है जनन अंग है, पुष्प जो है वो जनन अंग है। पुष्प का बनना ही अपने आप में ये प्रदर्शित करता है कि हां ये जनन योग्य हो गया। पुष्प का बनना ही इसी बात को प्रदर्शित करता है कि हां ये जनन योग्य हो गया। तो अब ये जनन योग्यता की क्या बात है? जब हम जनन के बारे में बात करते हैं तो हमें दो बातें समझ में आती हैं कि पुष्प के पास में है क्या क्या भाई। तो निषेचन की पूर्व की संरचनाएं एवं घटनाएं। पुष्प जब परिपक्व हो जाएगा तो वो निषेचन करवाएगा। मैंने पहले ही पढ़ाया था कि लैंगिक जनन की तीन अवस्थाएं होती हैं, निषेचन, निषेचन पूर्व, निषेचन पश्च। तो निषेचन से पहले ये परिपक्व होते हैं। तो क्या क्या घटनाएं होती हैं, क्या क्या संरचनाएं हैं, क्या क्या उनके पास में होता है, वही हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पुष्पी के प्रिमोडियल में, पुष्प के ऊपर में उनका विभेदन होना, बनना, क्योंकि हमेशा फूल पुष्प, पौधे पुष्प नहीं बनाते, किसी विशेष भाग में मॉडिफिकेशन होता है। आपको पता है ना, पुष्प जो है मॉडिफिकेटेड तना है, तना का रूपांतरण है ये। तो तने का प्ररोह का रूपांतरण, सॉरी नॉट, हमेशा तना बस नहीं है, रूपांतरण है प्ररोह का। तो प्ररोह के रूपांतरण के बाद ये बनता है। तो ये जो बनने वाली प्रक्रिया है ये प्रारंभ हुआ है। पुष्पकम की रचना होती है, पुष्पीय कलिका, बाद में पुष्प बनने लग जाता है। तो आप इस बात को बिल्कुल ध्यान पे रखिएगा कि पुष्प क्या है भाई? पुष्प याद रखिएगा एक रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प रूपांतरित प्ररोह है, उसको रूपांतरण करके ही ये बना हुआ है। शुरुआती अवस्था में कुछ ऐसा ढका, यही दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना ढका हुआ, इसी चीज को मैं कह रहा था, यही है आपका सेपल, यही है आपका सेपल। और ये जो रेड रेड दिखाई दे रहा है ये आपका पेटल है। पेटल का मतलब क्या हो गया? ये हो गया दल, और ये जो दिखाई दे रहा है ये है आपका बाह्य दल। पॉइंट ध्यान पे रखिएगा, ठीक है? अभी इमेजिन आपको हो जाएगा। तो शुरुआत में ऐसी कलिका बनाकर रखता है ये, और कलिका बनाने के बाद फिर बाद में ये डेवलप हो जाता है और ऐसा फूल खिल जाता है। ये फूल जो खिल गया है, ये जो येलो येलो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये येलो येलो पोर्शन, आपने देखना गुड़हल का पौधा आपने बहुत देखा होगा, ये जो येलो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये आपका पुंकेसर वाला भाग है, ठीक है? और इसके ऊपर में देखना, अब जैसे आप देखोगे ना तो ये ऊपर में रेड दिखाई दे रहा है। देखो इस पुंकेसर से ऊपर की तरफ देखो आप, ये पोर्शन जो आप दिख रहे हो ये वाला, या आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो पोर्शन है आपका, ठीक है? फिर से आते हैं एक बार, ये जो पोर्शन है आपका, इसे गौर से देखिए थोड़ा सा, ये पोर्शन जो आपको ऊपर की तरफ में दिखाई देगा, इसके ऊपर ये वाला भाग जो है ये जायांग है, पुंकेसर है, और ये होता है स्त्री केसर, ठीक है? अब ये एक है तब तो बढ़िया बात है, बहुत सारे हैं तब फिर इसे अलग अलग तरीके से हम पढ़ते हैं। तो ये चार भाग हो गए आपके। चलिए आगे बात करते हैं। तो हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है भाई? हमें पढ़ना है नर और मादा जनन की संरचनाएं। नर जनन तंत्र जो है वो है पुमंग, एंड्रोशियम और जायांग। बहुत सारे बच्चे ना बहुत कंफ्यूज होते हैं, पुमंग क्या है, पुंकेसर क्या है, परागकोश क्या है, तंतु क्या है?
ये बड़ी परेशानी की बात है। तो एकदम सिंपल याद रखना भाई, तंतु और परागकोश को मिलाकर पुंकेसर बनता है, वो एक नर जननांग भाग की इकाई है, और उसके बहुत सारे गुच्छे अगर हैं तो उनके जो बंच है पूरा एक साथ जो बनता है, गुच्छा जो एक साथ कहलाएगा पूरा, उसे हम पुंकेसर कह देते हैं, पुमंग कह देते हैं। वैसे ही मादा वाले भाग में जायांग यानी गायनोशियम कह रहे हैं, तो गायनोशियम कब कहेंगे? सबसे पहला पॉइंट आएगा अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, इन तीनों का गुच्छा एक साथ कहलाता है स्त्री केसल, पिस्टल कार्पल, और फिर उसका गुच्छा एक साथ बनेगा जो वो जायांग कहलाएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इस बात को बिल्कुल याद रहना चाहिए। हम सबसे पहले नर वाले भाग को पढ़ते हैं, फिर मादा वाले भाग में आएंगे। तो नर वाले भाग में आज हमें सिर्फ एक्सप्लेन करना है सिर्फ इतने भाग को, ये डंडा और ये स्ट्रक्चर ऊपर वाला कैसा दिखाई देगा, इसकी क्या क्या खास बात है, ठीक है। बाकी दल और बाह्य दल आप 11th में अच्छे से पढ़ चुके हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। पढ़ा तो आपने इनको भी होगा, नर और मादा वाले भाग को भी, लेकिन फिर भी हम उसे एक बार हल्का हल्का रिवीजन करेंगे क्योंकि चैप्टर उसी की खास बात है। अगर हम एक देखें तो हमें क्या कहती है, हम तो पढ़ेंगे पुंकेसर, एंड्रोशियम के बारे में, फिर उसके अंदर लघु बीजाणुधानी, माइक्रोस्पोर, पॉलन ग्रेन्स, पराग, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये सब क्या है थोड़ी देर में आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। देखो भाई होता क्या है, ये संरचनाएं हैं। ऊपर वाला भाग ये परागकोश दिखाई दे रहा है, ठीक बात है। नीचे जो दिखाई दे रहा है ये हो गया आपका तंतु। परागकोश जब भी हम देखते हैं तो ऐसा कुछ दिखाई देता है, जैसे चना आपने देखा होगा ना, तो चना जो है, चना दो ऐसा लाइन दिखाई देता है कि एक उभरी हुई भाग है, बीच में कुछ भाग उसे काट रहा है और फिर दूसरा भाग है, ऐसे ही होता ना। वैसे ही ये भी दिखाई देता है। बाहर से ही देखने पे पता चलता है कि इसके दो भाग हैं। ये चना बन जाएगा, आपको पता चल जाता है। चना जो है ना, चना वैसे आप तोड़ दोगे ना तो एक भाग एक दाल बना लेता है, एक भाग दूसरा दाल बना लेता है। वैसे ही परागकोश भी सामने से ही देखने पे आपको यहां पर कुछ धसा हुआ दिखाई देगा और वहां से देखने पे पता चलेगा कि ये दो भाग हैं, इसके गुच्छा है। तो इस वर्ड को कहा जाता है ये द्विपालिक है, दो पालिकाएं हैं। देख ऐसा टाइप का दिखाई देगा, तो एक पालिका दाहिनी पालिका और एक बाईं पालिका, ऐसा रहेगा ये। इस पालिका को अगर मैं यहां से ऐसा काट दूं मान लो, ठीक है, और काटने के बाद ऊपर से अगर ऐसा देखूं तो ऐसा कुछ डायग्राम दिखाई देगा, देख रहे हो ना, ऊपर से मैंने काट दिया। तो काटने के बाद हमने देखा कि ये दो पालिकाएं तो है ही इसके पास, ठीक है। जैसे मान लो ये एग्जांपल मान लेते हैं, इसके पास ऐसा, ये तो है ही इसके पास, ठीक है। ये पोर्शन जो है इसके पास में ऐसा तो रहेगा ही रहेगा, ये पोर्शन है। ये दो पालिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं। ये इधर वाले पार्ट, इसे हम कह देंगे लेफ्ट लोब, और ये हो गया राइट लोब, ठीक है। लेफ्ट लोब, राइट लोब। हर लोब, पहले तो दो पालिकाएं दिखाई दे दी आपको। हर पालिका के अंदर आपको ये देखो कि एक गोला ये दिखाई दे रहा है, दूसरा गोला यहां पर दिखाई दे रहा है, एक गोला यहां पर, दूसरा गोला यहां पर। तो हर पालिका के अंदर दो कोष्ठ भी दिखाई दे रहे हैं। हर पालिका के अंदर दो कोष्ठ दिखाई दे रहे हैं, ये भी बात हो गई। तो ये द्विपालिक है, पहली बात हो गया। द्विपालिक को विभाजित करने वाली एक अक्ष है, ये बात हो गई। इसके अंदर दो दो कोष्ठ दिखाई दे रहे हैं, मतलब टोटल 4 कोष्ठ है। एक पालिका के अंदर 2 कोष्ठ है, इसलिए डाइथीकस भी कहते हैं, कई बार इसको थीका कहा जाता है, कोष्ठ थीका। तो 2 कोष्ठ हैं टोटल। एक पराग कोश में कितने कोष्ठ हैं? तो 4 कोष्ठ हैं। पालिका में कितने कोष्ठ हैं? तो 2 कोष्ठ हैं, इसलिए द्विपालिक कहते हैं इसे, और डाइथीकस भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो पालिका अलग चीज है और थीका अलग चीज है। थीका ये सब है, ये थीका है, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो थीका बना रहा है, ये परागकोश बन रहा है, इसी के अंदर जो है परागकण बनते हैं, इसी के अंदर परागकण बनते हैं और भरे हुए रहते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि परिपक्व परागकण फूटने के बाद यहां से परागकण बाहर गिर रहा है। समझ में आई मेरी बात? तो ये डायग्राम आपको यही एक्सप्लेन करना चाहता है बेटा कि 2 पालिकाएं हैं, एक पालिका ये, दूसरी पालिका ये। हर पालिका के अंदर एक और ये दूसरा मतलब गोला है, 2 गोले हैं और इन गोले का नाम होता है कक्ष। कक्ष का मतलब होता है थीका। आइए ब्रॉकेट में समझते हैं। पुंकेसर के पास में लंबा पतला डंठल तंतु है तथा अंतिम सिरा सामान्यतः द्विपालित होता है, परागकोश कहते हैं। बहुत जरूरी बात है, द्विपालिकाएं दिखाई दे रही है, दोनों पालिकाएं, बहुत बढ़िया। लेफ्ट लोब और राइट लोब दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। ये पोर्शन याद रखिएगा भाई, ये राइट लोब है तो वो लेफ्ट लोब है। अब हर पालिका जो है आवृत्त बीजी जो परागकोश है वो द्विपालिक होता है, बाइलोब्ड होता है। ये पॉइंट समझ में आ गया, बाइलोब्ड हो गया। हर लोब के अंदर 2 कोष्ठ होते हैं, प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं जिसे हम कहते हैं थीका, इसलिए ये द्विकोष्ठी भी होता है और डाइथीकस भी होते हैं। कोष्ठ को ही थीका कहते हैं, और ये याद रखना कि ये कोष्ठ ही बेटा आगे जाकर पराग कोश बनाते हैं। पराग कोश, सॉरी मतलब हाँ वही जो पोर्शन है यही आगे जाकर फिर परागकोश, यही है परागकोश, यही परागकण बनेगा,
यही परागकण बनेगा, यही पोर्शन है वाला। ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक समझते हैं। उसे डिटेल में देखने पे कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये कोष्ठ है पूरा, सिर्फ कोष्ठ को देखो तो आपको ऐसा दिखाई देगा। ये दो है, आपको दो पालिकाएं दिखाई दे रही हैं। ये हो गया आपका लेफ्ट लोब, ये लोब जिसे अपन पालिका कहते हैं, ये पालिका है, ठीक है, बायां पालिका, और ये हो गया दायां पालिका। मान लो हर पालिका के अंदर जो है एक कोष्ठ दिखाई दे रहा है। तो ये एक कोष्ठ हो गया, ये दूसरा कोष्ठ हो गया, इसके पास ये दूसरा, 1 2 और 1 2, दोनों कोष्ठ दिखाई दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। ये कोष्ठ जो है, तो एक पालिका के अंदर कितना कोष्ठ हुआ, ये एक कोष्ठ और ये 2 कोष्ठ, इन दोनों को हम कहते हैं थीका। यही दोनों तो पराग कोश हैं भाई। क्यों पराग कोश है भाई? क्योंकि इसी के अंदर तो परागकण, और ये जो छोटा छोटा दाना दिखाई दे रहा है ये क्या है, परागकण है। बहुत बढ़िया। फूटने के बाद बाहर निकलते हैं, पूरा परागकण बाहर निकल जाता है। ये सब क्या है, परागकण है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहला पोर्शन, यहां पर इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। यही पोर्शन अब शुरुआत करते हैं यहां से, बेसिक से। सबसे पहले जब परागकोश पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ होता, परागकोश जब बनता है ना तो स्थितियों का अंतर होता है। अभी हमें परागकोश कह रहे हैं, लेकिन शुरुआत में उसे लघु बीजाणु धानी कहा जाता है। कारण यह है कि अभी परागकण बना नहीं, अभी परिस्थितियों का अंतर है, परिपक्वता का अंतर। एक बहुत बड़ा सवाल पूछा जाता है, बताओ कि अभी मैं इसी को अभी मैं लघु बीजाणु धानी कहूंगा और थोड़ी देर बाद उसे मैं कह दूंगा परागकोश, दोनों के बीच में क्या अंतर हो गया? भाई अभी परागकण है तो परागकोश है। जब तक परागकण नहीं बना हुआ रहेगा तब तक हम उसे कहेंगे लघु बीजाणु धानी कहेंगे। और ये बनाता है, देखो ध्यान से समझना, अभी शुरुआत में जब पुष्प छोटी अवस्था में है तो लघु बीजाणु धानी बनाता है बेटा, लघु बीजाणु। क्या बनाता है? लघु बीजाणु बनाता है। अब ये परिपक्व हो गया, थोड़ी देर बाद मैच्योर हो गया, जितना डिवीजन बनाना था सब बना लिया, बीजाणु धानी कन्वर्ट हो गया परागकोश में। किसमें कन्वर्ट हो गया? परागकोश में। तो जैसे ये परागकोश में बनाना तो लघु बीजाणु कन्वर्ट हो गया बेटा परागकण में। किसमें कन्वर्ट हो गया? परागकण में। तो इन दोनों बातों में परिस्थितियों का अंतर है। यह शुरुआती अवस्था में लघु बीजाणु धानी, जब परिपक्व हो गया तो उसका नाम परागकोश कह देगा। परागकोश तब हम कहेंगे जब वो लघु बीजाणु की जगह क्या बनाने लग जाएगा? परागकण को बनाने लग जाएगा। और लघु बीजाणु और परागकण में भी बहुत बड़ा अंतर नहीं है, सिर्फ परिस्थिति का अंतर है। शुरुआती समय में जब वो परिपक्व नहीं हुआ है उसका नाम लघु बीजाणु है। जैसे ही वो परिपक्व होकर फुली मैच्योर्ड हो गया हम उसे परागकण कहेंगे। यही हमारा कॉन्सेप्ट है। सुनते हैं, परागकण 4 दिशीय चतुष्कोष्ठीय होता है, 4 कोष्ठ परागकोश में होते हैं। बहुत बढ़िया। चारों कोष्ठ पर लघु बीजाणु धानी होते हैं, दिखाई दिया ना? सभी कोनों पर 1 2 3 4 ये लघु बीजाणु धानी होता है। अब इसी को परागकोश कह दे तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यही बाद में परागकोश बनाता है। ठीक है। प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणु धानी, प्रत्येक पालिका में 2 लघु बीजाणु धानी है। लघु बीजाणु धानी आगे विकसित होकर परागपुटी या पॉलन सैक बना लेती है, मतलब वो सैक बन गया और सैक ही आगे जाकर फिर 4 हैं तो एक साथ चारों परागकोश कहला जाएंगे। यही आगे जाकर परागपुटी बनाएगी और यही पराग फिर इकट्ठा हो जाता है। समझ आई मेरी बात? यही वो जगह है जहां पर फिर पराग इकट्ठा हो जाएगा, पराग इकट्ठा होकर यहीं पर रहेगा। ये पॉइंट ध्यान पे रखिएगा। अगले पॉइंट पे पहुंचते हैं। अब देखा जाए कि इनके पास क्या क्या संरचना है भाई साहब। तो संरचना देखा जाए तो अब इसकी परतों को गिनते हैं। अगर हम ये देखें कि बाहर से अंदर, ये हो गया हमारा लघु बीजाणु धानी, ये हमारा लघु बीजाणु धानी, ये लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी। ठीक बात है। इसके पास में क्या क्या रहेगा? सबसे पहले बाहर से अंदर की तरफ में 3-4 परतें रहती हैं। आपके डायग्राम में दिख रही है, बाहर से अंदर की तरफ में 3-4 परतें रहती हैं। परत में कुछ नहीं रखा हुआ है। सबसे बाहर वाला पार्ट है एपिडर्मिस। ठीक है, सबसे बाहर वाला पार्ट जो है वो एपिडर्मिस है। ठीक है, एपिडर्मिस बाह्य त्वचा। ठीक है। फिर आया, उसके बाद आया जिसे अपन कहते हैं सेकंड लेयर। ये पहली लेयर जो आपको यहां दिखाई दे रही है, यहां से यहां तक की ये बाह्य त्वचा है, सिंगल लेयर। इसके बाद ये जो अगली परत है इसे अपन कहते हैं अंतःस्थीशियम, मतलब एंडोथीसियम, ये कहलाएगा एंडोथीसियम। इसके बाद जो अंदर वाली लेयर है, ये यहां से लेकर 3-4 परत दिखाई दे रही हैं, इन्हें हम कहते हैं मध्य परत। तो ये मध्य परत हो गई, तीसरी परत।
ये दूसरी, ये पहली। डायग्राम में दिखाई दे रहा है, अलग से बनाने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। सबसे बाहर बाह्य त्वचा, फिर उसके बाद एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीसियम, उसके बाद मध्य परत। मध्य परत के अंदर की तरफ में ये जब देख रहे हैं, जहां पर लाल लाल कोशिका दिखाई दे रही हैं, इस कोशिका का एक इंपॉर्टेंट नाम है, इसे हम कहते हैं टैपेटम। सबसे आंतरिक परत, 4 परत पाई जाती है बाहर से अंदर की तरफ में। सबसे बाहर बाह्य त्वचा, एंडोथीसियम, उसके बाद मिडिल लेयर और सबसे अंदर टैपेटम। टैपेटम की बहुत खास बात है, टैपेटम इतना खास है कि टैपेटम के पास में 2 जरूरी बातें याद रखनी है। पहली चीज तो ये कि टैपेटम के अंदर, ये देखो सबसे अंदर वाली बात टैपेटम, उसके बाहर अंतःत्वचा ये एपिडर्मिस, फिर अंतःस्थीसियम, ये देखो यहां पे, ये हो गया आपका एपिडर्मिस, इसके बाद वाली लोग हो गया एंडोथीसियम, फिर इसके बाद वाली लेयर हो गई मिडिल लेयर, और उसके बाद अंदर वाली जो लेयर है उसे हम मान के चलते हैं, ये जो दिखाई दे रही है, ये जो लेयर दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं टैपेटम। ठीक है, ये हो गया मिडिल लेयर, लिख लेना इस पॉइंट को। ठीक है, और ये पॉइंट हो गया एंडोथीसियम। ठीक है, और ये पार्ट हो गया एपिडर्मिस। ठीक है, ये पॉइंट बन गया हमारा। अब हमें क्या करना है, इसके बीचों बीच में जहां पर हमारा एपिडर्मिस है, इसके बीचों बीच में ये ध्यान देना कि कुछ ऊतक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं बीजाणु जनन ऊतक, स्पोरोजीनियस टिश्यू। यही ऊतक ही बाद में जाकर बीजाणुओं का निर्माण करेंगे। तो बीजाणुओं को निर्माण करने वाली यही कोशिकाएं होती हैं। तो बाहर से अंदर की तरफ 3 परतें संरक्षण करती हैं, तीनों का काम संरक्षण है, और जब परागकण बन जाए तो फूट के बाहर परागकण को निकलने में मदद करती हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, परागकण बनने में उसका प्रोटेक्शन, और उसके अलावा जब वो स्फुटन हो, फूटने लग जाए तो परागकण बाहर निकलने लग जाता है। ये बिना फूटे ये परागकण बाहर कैसे निकलेगा, तो परागकण के लिए फूटना भी पड़ता है इनको। ठीक है, ताकि परागकण बाहर निकल जाए। लेकिन जो सबसे आंतरिक परत है, ये टैपेटम को आप देखिए, तो टैपेटम में जो लाल लाल कोशिका दिखाई दे रही है उसे अपन कहते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ये लाल कोशिका ही आगे जाकर, ये अभी लघु बीजाणु की मात्र कोशिका है, विभाजन करेगी, लघु बीजाणु बनाएगा। ठीक है, लघु बीजाणु बनाएगा, और लघु बीजाणु बनाने के बाद जो पोर्शन है उसके अलावा ये फिर परागकण बनाएगा। समझ में आ गई मेरा सीक्वेंस, मैंने क्या कहा? अभी जो दिख रहा है वो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, लाल वाली कोशिका। ये बाद में लघु बीजाणु बनाएगा, और लघु बीजाणु बाद में जाकर फिर बनाएगा क्या? लघु बीजाणु बाद में जाकर बनाएगा क्या? लघु बीजाणु बाद में जाकर बनाएगा ये परागकण बनाएगा। तो ये कोशिका होगी। तो टैपेटम के बारे में बोला जाएगा, यह विकासशील परागकणों को पोषण देती है। ये टैपेटम है, टैपेटम के बीचों बीच में लाल लाल जो भी दिखाई दे रहा है वो लघु बीजाणु की मात्र कोशिका है। लघु बीजाणु मतलब क्या? आगे में फ्यूचर में बनने वाला परागकण, वही तो लघु बीजाणु है। तो लघु बीजाणु अभी क्या कैसे बनता है सब हम समझेंगे। तो इसे बनाने के लिए हमारे पास में जो होता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, उसे पोषण देने का काम ये करेगा, और वही आगे जाकर फिर परागकण बनाएगा। तो हम यहां पर लिख देते हैं परागकणों को पोषण देती है। ये भी बात हो गई। टैपेटम की कोशिका की खास बात यह है कि इसके पास सघन जीव द्रव्य, न्यूट्रिशन देता है, कुछ तो खास बात होनी चाहिए, सघन जीव द्रव्य होना चाहिए, और इनके पास एक से अधिक केंद्रक होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। इनकी खास बात पूछी जाएगी, बताइए कि टैपेटम की क्या खास बात है? आप कहेंगे टैपेटम के पास में सघन कोशिका द्रव्य, तभी तो न्यूट्रिशन दे पाता है। और क्या है? एक से अधिक केंद्रक है, मतलब ये सिनोसाइटिक कंडीशन है, ये बहुकेंद्र की अवस्था है। बहुत बढ़िया, ये न्यूट्रिशन देती है किसको बेटा? लघु बीजाणु जनन को, और बाद में परागकण बनाने में मदद करती है। बिना पोषण के तो परागकण जनन होगा ही नहीं, तो इसलिए बनाने के लिए हमें इनकी आवश्यकता होती है। बहुत सिंपल डायग्राम है, 3 से 4 परतें बनाइए और आपको डेवलप करना है। ठीक है, सबसे बाहर ऐसा बना लेना, बाहर वाली परत, फिर परत, फिर परत, फिर परत, ऐसा करके, और सबका नाम लिख लेना, और अंदर में बीजाणु जनन तक। ठीक है, तो ये याद रखना, सबसे पहले डबल लेयर एक टैपेटम, टैपेटम के बाहर मिडिल लेयर, मिडिल लेयर के बाहर एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के बाद बाह्य परत, बस खत्म। सबसे अंदर बीच वाले भाग में परागकोश जब अपरिपक्व होगा, परागकोश तो अभी परिपक्व है नहीं, परागकोश तो अभी बना ही नहीं है ना, परागकोश तो पहले लघु बीजाणुधानी रहेगा, फिर बाद में परागकोश बनेगा। तो ये जब उसके अंदर सजे घना मतलब सजाती कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे अपन बीजाणु जन ऊतक कहते हैं, स्पोरेंजियस टिश्यू कहते हैं। यही आगे जाकर स्पोरेंजियस टिश्यू ही आगे जाकर विभाजन वगैरह करेगा। जैसे नर में स्पर्मेटोगोनिया होता है, उगोनिया होता है, वैसे ये भी है। तो ये ही आगे जाकर बनाएगा, लघु बीजाणु के केंद्र में स्थित होता है। ये लघु बीजाणु जन है, इसके केंद्र में ये जो स्ट्रक्चर है इसे बीजाणु जन ऊतक कहते हैं। यही आगे जाकर नए बीजाणुओं का निर्माण करेगा, नए प्रकार के परागकणों का निर्माण करेगा। ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। उम्मीद है 4 लेयर
उनका काम और उसके अंदर उसकी सिनोसिटिक कंडीशन सब याद रखिएगा। टैपेटम जरूरी है, लेकिन बाहर से अंदर की तरफ का परत पूछ देता है बेटा लोग, तो इसलिए आपको इसे बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। जितना बेहतर तरीके से आप इसे पढ़ेंगे उतना बेहतर आपको समझ में। क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। व्हाट वी लर्न टुडे, आज हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने सबसे पहले पढ़ा है फ्लावर के बारे में एंड प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब पुष्प बनना और पुष्प बनने की प्रक्रियाओं के बारे में, विशेष गुण के बारे में फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? हम सबसे पहले परागकण के बारे में, उसके बारे में पढ़ेंगे, परागकण क्या चीज है। उसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में बात करेंगे। हम सबसे पहले परागकण की प्रकृति के बारे में भी हम बात करेंगे यहां पर, ठीक है, वो कैसा होता है वगैरह वगैरह। मेल गैमेटोफाइट, फीमेल और पॉलिनेशन, फिर आपस का मिलन नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।